साइंस गैलेक्सी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी साइंस में जो चैप्टर होता है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से संबंधित जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इन्हीं की पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं अगर तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं रेडियो एक्टिविटी से संबंधित कुछ की पॉइंट्स और इनको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए रेडियो एक्टिविटी होती क्या चीज है। तो वास्तव में क्या होता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम उनके नाभिकों को हम अस्थिर नाभिक कह सकते हैं और ये भारी नाभिक होते हैं और ये फिर टूट करके और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। ज्यादातर केस में लेड का निर्माण करते हैं। तो जो किरणें निकालते हैं इस क्रिया में उन किरणों को हम अल्फा बीटा गामा या बेकुरल किरणें कहते हैं या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी छोटी कम शब्दों में लाइन लिखी हुई है कि जब कोई अस्थिर परमाणु नाभिक बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि यह एक स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। यह एक स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न यहां से भी बन जाता है। अच्छा, अब रेडियो एक्टिवता की खोज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो खोज के बारे में हम यही कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी बेकुरल और हेनरी बेकुरल ने इसको जो है 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने जो है वो खोज किया था। और किससे खोज किया था? यूरेनियम लवण से निकलने वाली अदृश्य किरणों की खोज की थी। तो प्रमुख वैज्ञानिकों में हेनरी बेकुरल रहे और मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। पेरे क्यूरी ने रेडियम धर्मी तत्वों पर महत्वपूर्ण शोध किया था। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैरी क्यूरी ने किस चीज की खोज की? तो हम कहेंगे पोलोनियम और रेडियम की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा किरणों का वर्गीकरण किया था। यहां से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखते हैं रेडियो एक्टिवता की विशेषता क्या होती है। तो पहली विशेषता जैसा कि आपको बताया गया कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 खास बात यह है कि इस पर ताप दाब एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप दाब एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी खास बात है प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व की क्षय दर निश्चित होती है। सबका अपना अपना एक क्षय दर यानी डिके जो है वो जितना भी क्षय कोई रेडियम है वो उसकी क्षय दर अलग होती है, यूरेनियम की अलग होती है, पोलोनियम की अलग होती है, वो विस्तार से बताया जाएगा। तो सबकी क्षय दर अलग होती है और निश्चित होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और नाभिक का द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक बदल सकता है। यानी भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक बदल जाएंगे और परमाणु द्रव्यमान भी बदल जाया करते हैं। इसके बाद में बात आती है कि रेडियोधर्मी किरणें कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो रेडियोधर्मी किरणों में हमारे पास अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं। अल्फा किरणें क्या होती हैं? या धनावेशित होती हैं। इनमें 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम नाभिक के समान होती है। अल्फा किरणों को इसीलिए हम लोग 2He4 करके लिखते हैं इसको 2He4। 2 यहाँ पर नीचे सफिक्स में लिखा जाता है, यहाँ पर 2He4। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है यानी प्रोटॉन 2 होते हैं और इसमें क्या नाम परमाणु भार 4 होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन शामिल हैं।
तो ये अल्फा किरणें हैं, हीलियम के नाभिक को कह सकते हैं। हीलियम का नाभिक का मतलब हीलियम के परमाणु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो नाभिक बनता है उसे ही हम अल्फा किरणें कहते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है अल्फा किरणों की? और विशेषताओं में इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम इसकी भेदन क्षमता होती है। भेदन क्षमता, प्रवेश क्षमता का मतलब क्या हो गया? भेदन क्षमता। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है, भेदन क्षमता कम होती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित हो जाती हैं और एक पतली कागज की शीट द्वारा भी रोकी जा सकती हैं, इतनी कम भेदन क्षमता इनकी होती है। ठीक, इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, बीटा किरणों के गुण समझ लें। बीटा किरणें तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी ऋणावेश भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो ऋणावेश, पॉजिट्रॉन होगा तो धनावेश होगा। तो यह ऋणावेशित खास करके होती हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये ऋणावेशित होती हैं। प्रवेश क्षमता, यानी प्रवेश क्षमता का मतलब भेदन क्षमता। प्रवेश क्षमता का मतलब है भेदन क्षमता अल्फा से क्या होती है? ज्यादा होती है। भेदन क्षमता ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? तो हम कहेंगे अल्फा से ज्यादा होती है। आयनीकरण क्षमता थोड़ा सा कम होती है, अल्फा किरणों से काफी कम होती है। और एल्युमिनियम की चादर द्वारा, पतली एल्युमिनियम की चादर द्वारा इनको रोका जा सकता है। पतली एल्युमिनियम की चादर द्वारा इनको रोका जा सकता है। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण किरणें हैं वो हैं गामा किरणें। गामा किरणें, ये गामा किरणें वास्तव में वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इन पर कोई आवेश नहीं होता। इन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रवेश क्षमता का मतलब फिर वही हो गया भेदन क्षमता। इनकी भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च, और इतना होती है कि ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी पार कर सकती हैं। 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर, ठीक, इसको भी पार कर सकती हैं। और इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत ही कम होती है। ये मोटे शीशा की दीवार द्वारा या कंक्रीट से रोकी जा सकती है। इनका एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से भी आप इनके गुणों को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम अगर आवेश की, तो आवेश में इस पर 2 इकाई का धनावेश होता है, या निगेटिव, या बीटा किरण निगेटिव होते हैं और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान में इनका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है 2He4 द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, इसलिए बहुत कम होता है। और ये लगभग अद्रव्य होती है, यानी इनका द्रव्यमान अधिक नहीं होता। अब प्रवेश क्षमता का मतलब भेदन क्षमता। भेदन क्षमता अल्फा की सबसे कम, इसकी मध्यम होती है और इसकी सबसे अधिक होती है। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक अल्फा की होती है, मध्यम बीटा की और गामा की सबसे कम। ठीक, विचलन यानी सभी ये तो अल्फा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, ये भी विक्षेपित हो जाती है, लेकिन गामा किरणों पर कोई आवेश न होने के कारण विक्षेपित नहीं होती है। फिर इनको रोकने वाले पदार्थ, जिसको कागज से रोका जा सकता है अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को एल्युमिनियम की चादर द्वारा, और गामा किरणों को शीशा या कंक्रीट द्वारा ही रोका जा सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रेडियोधर्मी क्षय। तो रेडियोधर्मी क्षय क्या है कि रेडियोधर्मी नाभिक समय के साथ टूटकर नए तत्वों का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम रेडियोधर्मी क्या नाम क्षय कहते हैं। और जैसे मान लिया यूरेनियम है, यूरेनियम यूरेनियम जो है वो सॉरी यूरेनियम से अगर एक अल्फा का निकल जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है अगले पदार्थ में और उसका नाम होता है थोरियम। अल्फा कण का मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार के में 4 की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से अब अगली बात आती है अर्धआयु किसे कहते हैं। तो कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व जितने समय में
जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह उसकी क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह उसकी अर्धायु कहलाता है। और भिन्न भिन्न पदार्थों की अर्धायु अलग अलग हुआ करती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिवता के उपयोग क्या क्या हैं। तो रेडियो एक्टिवता के उपयोग में हम लोग देखेंगे कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो रेडियो एक्टिवता के उपयोग, रेडियो एक्टिवता के उपयोग में मुख्य उपयोग कैंसर के उपचार में क्या था, जिसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। थायराइड रोगों के उपचार में क्या था और रोगों का इससे निदान भी किया जाता है। उद्योगों में भी इसका उपयोग है। धातुओं में दरारों की पता लगाने में क्या आता है, मोटाई मापन में क्या आता है और गुणवत्ता परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का। इसके अलावा कृषि में भी रेडियो एक्टिविटी का बहुत उपयोग है। नई फसल किस्मों का विकास करने में, कीट नियंत्रण में और खाद्य संरक्षण में भी इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी रेडियोएक्टिवता का उपयोग किया था, जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन, समस्थानिकों का उपयोग, इन सब चीजों में उपयोग होता है किसका, रेडियो एक्टिविटी का। इसके अलावा पुरातत्व यानी जो चीजें कितने कोई जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है उसका पता लगाने में भी क्या था, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। यानी कार्बन 14 जो कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, इससे किसी पुराने जीवाश्म का पता लगाने में जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के द्वारा उसकी डेट का निर्धारण की कितना वस्तु पुरानी है। फिर इसके अलावा इसे हम ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अब हम समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। तो ये कैंसर कारक भी हो सकता है, त्वचा का जलना, आनुवंशिक विकार, कोशिकाओं की क्षति, अधिक मात्रा में विकिरण से मृत्यु, ये कुछ हानियां होती हैं रेडियो एक्टिवता के यानी रेडियो एक्टिव विकिरण के दुष्प्रभाव से। बचने के लिए हम क्या उपाय करें, तो बचने के लिए शीशे के ढाल का उपयोग करें, विकिरण स्रोत से दूरी बनाए रखें, कम समय तक इससे संपर्क में रहें और सुरक्षा उपकरण पहने। ठीक, ये तो रहे कुछ की पॉइंट्स। अब कुछ और जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार से है। वो कुछ इस प्रकार से हैं जो कि इन्हीं से हमने प्रश्न लिए हैं। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की, तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि बेकुरल ने किया था रेडियोएक्टिवता की खोज। हेनरी बेकुरल ने, या बेकरल या बेकुरल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, तो रेडियो धर्मिता की खोज कब हुई थी, तो यही 1896 ही इसका सही उत्तर रहेगा, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा रेडियो धर्मिता का अध्ययन सर्वप्रथम किस तत्व पर किया गया था, तो ये बात आ जाती है यूरेनियम पर। यूरेनियम पर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी किरण सबसे अधिक प्रवेश क्षमता यानी भेदन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है, तो भेदन क्षमता जो है वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। यही तो अभी बताया गया था। सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता आयनन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो अल्फा किरणों के द्वारा आयनन सबसे अधिक होता है। अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं, हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। बीटा किरणें किससे बनी होती हैं, बीटा किरणें पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से होती हैं बनी। तो बीटा किरणें में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो भी होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर केसों में इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार से गामा किरणें किस प्रकार की होती है, तो गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, अभी आपको बताया गया था, तो ये उत्तर हो जाएगा। अल्फा किरणों को किससे रोका जा सकता है, अल्फा किरणें जो होती हैं भेदन क्षमता बहुत कम होती है अल्फा किरणों की, और कागज के द्वारा
कागज की पतली शीट के द्वारा भी रोका जा सकता है। तो कागज की शीट के द्वारा बीटा किरणों को रोकने के लिए उपयुक्त तो बीटा किरणें आपको भी बताया गया था कि ये एल्यूमिनियम की चादर द्वारा रोकी जा सकती है, पतली चादर द्वारा। गामा किरणों को प्रभावी रूप से कैसे रोका जा सकता है? शीशा या मोटी कंक्रीट की दीवार से रोका जा सकता है। लिखित में से किस विकिरण पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो अभी आपको बताया था कि इसके लिए क्या होता है, गामा किरणें चूंकि विद्युत उदासीन होती है इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका गामा किरणें सही उत्तर हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो इस पर बनते हैं वो जैसा कि अभी हमने बताया वो सब वहीं से बन जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल होती है। एसआई इकाई इसकी बेकुरल होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीक्यू से, ठीक है। और पुरानी सक्रियता की इकाई जो है वो क्यूरी हुआ करती थी, सीआई। रेडियो धर्मता पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो रासायनिक अभिक्रियाओं का, ताप का, दाब का, इनका किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी हम अभी समझा चुके हैं, तो ये आ जाएगा। कार्बन 14 का उपयोग जो है वो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यानी आयु निर्धारण में, इसके अलावा अन्य चीजों के भी आयु निर्धारण में इसका किया आता है, ठीक। तो इस प्रकार से कैंसर के उपचार में प्रमुख, कैंसर में जो है वो गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में है रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की क्रिया है? तो स्वतः होने वाली क्रिया है, न कृत्रिम है, न रासायनिक है, न प्रकाश की, बल्कि कैसे स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। फिर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या मतलब होता है? तो जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वो उसकी क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है। अच्छा, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो रेडियोधर्मी सोडियम, यूरेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इसमें क्या हो जाएगा? यूरेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कुछ प्रश्न रहे उनको भी हमने आपको बताया। हाँ, 2-3 चीजों की और जरूरत है, उनके सूत्र भी हम लोग नोट कर ले, तो यहाँ से भी कुछ जो है आपको अच्छे से प्रश्न जो न्यूमेरिकल के लिए मिल जाया करते हैं, या मैं कोशिश करूँ एक न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैं एक जो है वो वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल ही रहेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो प्रत्येक टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल के लिए अलग से जो है वो आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा, 1 या 2 वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।